हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? अपवर्तनांक के बारे में बात करने वाले हैं कि ये अपवर्तनांक होता क्या है, किसे कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको अपवर्तनांक में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपवर्तनांक। ठीक है, और अपवर्तनांक में भी हम बात करने वाले बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो बच्चों अपवर्तनांक जो होता है इसको हम म्यू से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? म्यू से। और इसका जो चिन्ह है बच्चों म्यू, तो ये म्यू ये होता है। ठीक है, तो म्यू का चिन्ह होता है ये वाला। ठीक है, तो आप समझिएगा किस प्रकार से इसको लिखते हैं, और ये से क्या बोलते हैं बच्चों? हम म्यू बोलते हैं। ठीक है, म्यू से अपन इसको लिखते हैं। कई बार इसको एन से भी लिखा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग, ध्यान समझना बच्चों, निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो हमारे पास प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण है, ये हमारा पृष्ठ है। ठीक है, अंतरा पृष्ठ बोलो या पृष्ठ बोलो एक ही बात है। अब मान लो प्रकाश किरण इधर वायु से होती हुई और इधर मान लेते हैं जल भरा हुआ है बच्चों। क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। और प्रकाश किरण वायु से होती हुई बच्चों किसमें प्रवेश कर रही है? जल में प्रवेश कर रही है। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं जो वायु है, वायु जो होती है, वायु एक क्या है? विरल माध्यम है। वायु क्या है? एक विरल माध्यम है। और जो जल होता है बच्चों, आप जानते हो जल क्या है? एक सघन माध्यम है वायु की तुलना में। ठीक है, तो अब जब प्रकाश वायु से और जल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो बच्चों कि यहाँ पर वायु में जो प्रकाश का वेग होगा, अब ये वायु में प्रकाश का वेग अपन मान के चलते बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और माध्यम में प्रकाश का वेग मान लेते हैं हम Vm है। क्या है बच्चों? Vm है। ठीक है, Vm मान रहे अपन। तो हम यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे बच्चों? ध्यान से समझिएगा। हम इसके लिए कह सकते हैं कि निर्वात या वायु में, ध्यान देना बच्चों, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग, निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग, निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में, ध्यान देना बच्चों, एवं माध्यम में प्रकाश के वेग, माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों? का अनुपात ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कहा अपवर्तनांक के लिए कि निर्वात या वायु में, ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और बच्चों इसे हम C से लिखने वाले, किससे लिखेंगे? C से। तो निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में, अब माध्यम कुछ भी हो सकता है बच्चों, वायु निर्वात या वायु की तुलना में अपन माध्यम कुछ भी ले सकते हैं। अभी जैसे मान लो यहाँ पर जल था, जल नहीं लेकर के अपन मान लो यहाँ पर शीशा यानी कि ग्लास ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, ग्लास ले सकते हैं, कुछ भी हो। तो हम यही कहने वाले बच्चों कि निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात आएगा उसे हम क्या कहने वाले बच्चों? आप कहेंगे सर उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक माध्यम में अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहेंगे? निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात आएगा उसी को हम क्या कहने वाले बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहने वाले। ठीक है, अब बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक अगर सूत्र की बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक की अगर हम सूत्र की बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक के अगर सूत्र की बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू। ठीक है, म्यू बराबर होगा बच्चों निर्वात या वायु में। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, माध्यम में प्रकाश का क्या होगा बच्चों? प्रकाश का वेग होगा, प्रकाश का वेग।
तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, ठीक है। निरपेक्ष अपर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, म्यू एम बराबर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग माध्यम में अगर जैसे मान लो यहाँ पर अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी अलग अलग माध्यमों के लिए अपर्तनांक का मान भी फिर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं म्यू एम बराबर, अब निर्वात या वायु में जो प्रकाश का वेग होता है बच्चों, इसको हम सी से लिखते हैं, किससे लिखेंगे, सी, बटा माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा इसको हम क्या लिख देते हैं, वी एम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, वी एम। तो हमारे पास जो निरपेक्ष अपर्तनांक का सूत्र बनेगा क्या बन जाएगा, म्यू एम बराबर सी बटे वी एम बन जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि निरपेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपर्तनांक कहेंगे, ठीक है। तो निरपेक्ष अपर्तनांक का सूत्र बन गया म्यू बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। अब आप सोच रहे हो यहाँ पर म्यू लिखा, यहाँ पर म्यू एम क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों अलग अलग माध्यम के लिए जो अपर्तनांक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर म्यू एम बराबर लिख दिया सी बटे वी एम लिख दिया, ठीक है। अब जिसे बच्चों हम यहाँ पर सूत्र बनाना चाहें कि जल का अपर्तनांक निकालना चाहिए, ठीक है, जल का अपर्तनांक। अब जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए अब बच्चों सूत्र क्या बन जाएगा अपन का, ठीक है, जल का अपवर्तनांक, इसको अपन कैसे लिखेंगे, म्यू वाटर, म्यू डब्ल्यू, ठीक है, म्यू डब्ल्यू, ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू बराबर सी बटे क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो यानी कि ये हमारे किसका अपवर्तनांक निकल जाएगा, ऐसे जल का अपवर्तनांक निकल जाएगा, किसका बच्चों, जल का अपवर्तनांक हो जाएगा, क्या होगा, म्यू डब्ल्यू बराबर सी बटे वी डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो आपको ग्लास के लिए ना अपन कैसे यहाँ पर शीशे का है ना, शीशे का अपवर्तनांक, ठीक है, शीशे का अपवर्तनांक अगर अपन को निकालना है बच्चों तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा म्यू जी बराबर सी बटे वी जी हो जाएगा, ठीक है। यानी किसी एक के लिए किसी एक माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसी सूत्र से निकालने वाले हैं, म्यू एम बराबर सी बटे वी एम से अपन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने जब अपवर्तन के नियम पढ़े थे वहां पर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बच्चों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई पृष्ठ है और इधर से कोई प्रकाश किरण इस पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। अब यानी कि देखो हमारे पास यहाँ पर दो माध्यम है, मान लेते हैं इधर मीडियम 1 है, ठीक है, यानी कि माध्यम फर्स्ट है, ठीक है, प्रथम माध्यम, इसको मानते हैं अपन बच्चों प्रथम माध्यम है, ठीक है, प्रथम माध्यम। अब कुछ भी हो सकता है, प्रथम माध्यम कुछ भी हो सकता है, और इसका अपवर्तनांक बच्चों म्यू एम, म्यू 1 है, ठीक है, म्यू 1 है। और इधर हमारे पास ये प्रकाश किरण मान लो यहाँ पर ये हमने नॉर्मल बना दिया है और यहाँ से इसका अपवर्तन हो गया, ठीक है बच्चों, और ये दूसरे माध्यम में क्या हो गई, प्रवेश कर गई, यानी इसको बोल देते हैं द्वितीय माध्यम, ठीक है बच्चों, क्या बोल देते हैं, द्वितीय माध्यम इसको हम कह देते हैं, ठीक है। और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं अपन म्यू 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, म्यू 2 मान लेते हैं। तो क्या होने वाला बच्चों कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जब प्रकाश किरण प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू 1 है, से द्वितीय माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू 2 है, इसमें प्रवेश करती हैं, तो हम कह सकते हैं द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा इसको हम लिखते हैं म्यू 2 1 से, यानी द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा इसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, म्यू 2 1 से लिखेंगे। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, म्यू 2 बटे म्यू 1 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू 2 1 को क्या लिखेंगे, म्यू 2 बटे म्यू 1। यानी हमने बोला बच्चों कि जब प्रकाश प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू 1 है बच्चों, कितना है, म्यू 1 से द्वितीय माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, म्यू 2 में प्रवेश करते हैं, तो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा उसको हम क्या लिखेंगे, म्यू 2 1 बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1 लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में नोट कर देता हूं बच्चों, आई होप आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैं इसको और मतलब समझाने के लिए इधर मैं चित्र छोटा रूप में बना देता हूँ चित्र का। तो हमारे पास यहाँ पर पृष्ठ था, इधर प्रकाश किरण आए बच्चों, और यहाँ पर ये नॉर्मल था, यानी कि अभिलंब बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, तो इधर हमने क्या माना बच्चों, प्रथम माध्यम, ठीक है, प्रथम माध्यम था और इसका अपवर्तनांक मैंने क्या कहा, म्यू 1 है, ठीक है बच्चों। और इधर द्वितीय माध्यम है, ठीक है, द्वितीय माध्यम है,
और इसका अपवर्तनांक बच्चों क्या माना था, μ2 माना था। ठीक है, तो प्रकाश किरण प्रथम माध्यम जिसका अपवर्तनांक μ1 है से द्वितीय माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या है, μ2 में प्रवेश करती है। तो द्वितीय माध्यम का, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ द्वितीय माध्यम का, द्वितीय माध्यम का बच्चों आप भी ध्यान देना, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक जो होगा, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, इसको हम किससे लिखेंगे बच्चों, μ21 से लिखने वाले हैं। ठीक है, किससे लिखेंगे, μ21 से। तो बच्चों यहाँ पर होगा हमारा, हमने लिखा यहाँ पर द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा, इसको हम किससे लिखने वाले, μ21 से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि द्वितीय माध्यम का, यहाँ पर हम हिंदी में लिख देते हैं पहले, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, ये इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको अपन लिख देंगे μ21 बराबर μ2 बटे μ1। ठीक है, तो यानी कि बच्चों आपको ये याद रखना है कि जहां पर μ21 लिखा हो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, μ2 बटे μ1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बच्चों इक्वेशन नंबर आप 1 दे देना। ठीक है, क्यों देना, क्योंकि ये हमारे आगे काम आने वाला है। ठीक है, क्या काम आने वाला है बच्चों, जैसे अभी हमने ये डायग्राम बनाया बच्चों। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि जो प्रकाश किरणें प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में प्रवेश कर रही है और प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। ठीक है, अब यदि मान लो बच्चों प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो और द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो बच्चों, v2 हो। ठीक है, कितना हो, v2 हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, यदि प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो बच्चों, v1 तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग जो है बच्चों ये कितना हो, v2 हो, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं बच्चों, मैं इस चित्र को रब कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो अभी हमने देखा कि प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग कितना हो बच्चों, v1, और द्वितीय माध्यम प्रकाश का वेग कितना हो, v2 हो, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो μ1 होगा ये क्या होगा बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। ठीक है, तो निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो हमने देखा था प्रथम माध्यम में जो प्रकाश का वेग था बच्चों कितना आया था, प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हमने माना था। ठीक है, तो हमने लिखा था बच्चों, आई होप आपको वो सूत्र याद होगा, μm बराबर c बटे vm याद होगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें अगर मैं यानी कि इस सूत्र में मैं μ1 लिख दूं, μ1 होने का मतलब क्या है कि प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, c बटे v1 हो जाएगा। ठीक है, यही तो होगा ना, μ1 बराबर c बटे v1 हो जाएगा, इसमें जहां पर प्रथम माध्यम के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बराबर c बटे v1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये आपने समझा कि यदि प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 तथा द्वितीय माध्यम प्रकाश का वेग v2 हो तो हमारे पास μ1 जो होगा वो क्या होगा, c बटे v1 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ μ2 बराबर क्या हो जाएगा, c बटे v2 हो जाएगा। ठीक है ना, μ2 बराबर क्या हो जाएगा, c बटे v2 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर समीकरण 1 में मान भर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पर बच्चों μ21, ठीक है, μ21 बराबर हो जाएगा बच्चों, अब जहां पर μ2 है वहां पर क्या लिख दोगे बच्चों, c बटे v2 लिख देना। ठीक है, बटा जहां पर बच्चों यहाँ पर μ1 है वहां पर क्या लिख दोगे, c बटे v1 लिख देंगे बच्चों। ठीक है, तो अब आप देखोगे बच्चों यहाँ पर आप समझेंगे यहाँ पर कि अब मैं ऊपर बटा है फिर बड़ा बटा फिर बटा, तो ऊपर का जो बटा होगा बच्चों ये जैसे का जैसा, यानी c बटे v2 जैसे का जैसा, और नीचे का बटा क्या होगा, उल्टा, तो यानी कि v1 बटे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब c से c कैंसिल हो गया तो μ21 जो हमारा आया क्या आ गया, v1 बटे v2 आ गया। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास आया द्वितीय, देखो हमने म्यू2 को क्या बोला था बच्चों, म्यू2 का मतलब होता है द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपर्तांक। तो यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपर्तांक होगा ये क्या होगा, प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग एवं द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको शायद ये बात समझ में आई होगी। देखो बच्चों वापस सुन लो, म्यू2 जो होता है इसको हमने बोला था म्यू2 को द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपर्तांक। तो मैं कह सकता हूँ द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो अपर्तांक होता है इसको हम लिख सकते हैं प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग और द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा क्या होगा बच्चों, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपर्तांक कहलाता है। ठीक है, तो मैं इस बात को नोट करूंगा बच्चों, आप इसको जल्दी से लिख लीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। तो अभी हमने क्या समझा बच्चों, अभी हमने समझा कि जो म्यू2 आया हमारे पास, ठीक है, म्यू2 जो आया हमारे पास ये क्या आ गया, v1/v2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग, प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग व द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग, द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात जो होगा बच्चों ये क्या कहलाएगा, यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग व द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा बच्चों यहाँ पर कि देखो म्यू2 जो है ये क्या है, v1/v2 है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग का जो अनुपात होगा और द्वितीय माध्यम में, यानी प्रथम माध्यम प्रकाश के वेग और द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा ये द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाएगा बच्चों, अपवर्तनांक कहलाएगा। ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। अब बच्चों अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, जैसे म्यू2 होता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं द्वितीय माध्यम का प्रथम, यानी कि जो पहले है उसके साथ लगा रहे हैं हम का, लगा रहे हैं, यानी कि क्या बोल रहे हैं बच्चों, द्वितीय माध्यम का, यानी जो पहले आता है उसके साथ का लगाते हैं और जो बाद में आता है उसके साथ हम लगाते हैं के सापेक्ष। ठीक है, के सापेक्ष, ये बात आपको याद रखनी क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी जो पहले आता है उसके साथ हम का लगाते हैं, जो बाद में आता है उसके साथ के सापेक्ष लगाते हैं। तो म्यू2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं तुमसे कहूं कि म्यू2, अगर मान लो ये हमारे पास ऐसे लिखा होता है म्यू1 तो आप इसे क्या बोलते बच्चों, आप बोलते प्रथम माध्यम का। ठीक है, क्या बोलते, प्रथम माध्यम का द्वितीय माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, द्वितीय माध्यम के सापेक्ष ऐसे अपन बोलते, बात समझ रहे हो आप, के सापेक्ष अपन इसको बोलते। ओके, तो अब अगर मान लो बच्चों ये इसके स्थान पर अगर आपके पास होता बच्चों, जैसे अगर आपके पास होता बच्चों जैसे μGW, क्या होता बच्चों, μGW, तो आप इसे क्या बोलते, आप बोलते जैसे G का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब मैं लिख देता हूँ कांच। ठीक है, और W का मतलब होता है बच्चों जल। ठीक है, तो आप क्या बोलते इसको, आप बोलते सर कांच का। ठीक है, क्योंकि पहले आने वाले के साथ का लगाएंगे। ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष, कांच का जल के सापेक्ष, और बाद वाले के साथ के सापेक्ष लगाते हैं। ठीक है, कांच का जल के सापेक्ष। अगर बच्चों यहाँ पर आपके पास होता म्यू एजी होता। ठीक है, क्या होता है बच्चों, म्यू एजी, ए का मतलब बच्चों वायु और जी का मतलब वही क्या हो गया, कांच हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसको आप क्या बोलते, आप बोलते इसको वायु का। ठीक है, वायु का कांच के सापेक्ष। ठीक है, कांच के सापेक्ष। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। तो अब बच्चों हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ बच्चों कि अपनिरपेक्ष अपर्तांक क्या होता है।
तो निरपेक्ष अपूर्णांक के बारे में हमने समझा कि निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपूर्णांक कहेंगे। और निरपेक्ष अपूर्णांक को हमने लिखा था म्यू एम बराबर सी बटे वी एम लिखा था। ठीक है बच्चों, ये हमने लिखा था। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने देखा था कि μ21 जो होता है, यानी μ21 का मतलब क्या होता है बच्चों, द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक क्या होता है बच्चों, μ2 बटे μ1 होता है। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी देखा था कि जो μ21 होता है इसको हम क्या लिखते हैं, v1 बटे v2 भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बच्चों, क्योंकि हमने देखा कि यदि प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 हो और द्वितीय माध्यम प्रकाश का वेग v2 हो तो दो यानी प्रथम माध्यम में प्रकाश के और द्वितीय माध्यम प्रकाश के वेग का जो अनुपात होगा वो द्वितीय माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या कहलाएगा, अपूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र भी याद रखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके अपूर्णांक से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो, पानी का अपूर्णांक कितना दे दिया, 1.33 हो एवं कांच का अपूर्णांक जो है 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे को दे रखा है पानी का अपूर्णांक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू डब्ल्यू बराबर 1.33, यानी म्यू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी का अपूर्णांक। ठीक है, इसके अलावा हमें दे रखा है कांच का अपूर्णांक और इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू जी बराबर 1.5 दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक। अब बच्चों मैंने समझाया था के सापेक्ष वाले को अपन बाद में लिखते हैं, कब लिखते हैं, बाद में, और का वाले को अपन पहले लिखते हैं, का वाले को पहले लिखते हैं। बात समझ में आई, के सापेक्ष वाले को बाद में और का वाले को अपन पहले लिखते हैं। तो यानी हमें क्या निकालना बच्चों, पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, तो अपूर्णांक का मतलब तो म्यू हो गया। अब का किसके साथ लग रहा है बच्चों, कांच के साथ, तो कांच को पहले लिखो यानी जी पहले आएगा और सापेक्ष वाले यानी डब्ल्यू बाद में आएगा। ये हमें ज्ञात करना है, म्यू जी डब्ल्यू अपन को ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, तो अब बच्चों म्यू जी डब्ल्यू, तो आप बताओ बच्चों सूत्र क्या हो जाएगा, क्योंकि म्यू जी डब्ल्यू का जो सूत्र बनेगा बच्चों क्या बन जाएगा, म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब म्यू जी डब्ल्यू बराबर बच्चों म्यू जी का मान कितना दे दिया 1.5 और म्यू डब्ल्यू का मान कितना दे दिया 1.3, और बच्चों जब इसको हल करेंगे हम तो आएगा 1.12, कितना आएगा 1.12 आएगा। इसका मतलब बच्चों हमारे पास पानी के सापेक्ष, ठीक है, पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक कितना आ गया, पानी के सापेक्ष कांच का अपूर्णांक आ गया बच्चों हमारे पास, यानी कि म्यू जी डब्ल्यू जो आया हमारे पास वो कितना आ गया 1.12 होगा। ठीक है, कितना आ गया बच्चों 1.12 हो गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एनसीईआरटी बुक यानी आपके साइंस की बुक का ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छी तरह से आपको ये हल करना। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है और अपूर्णांक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं बच्चों एक छोटा सा टॉपिक, अपवर्तनांक की निर्भरता। ठीक है, क्या समझने वाले बच्चों, अपवर्तनांक की निर्भरता। तो अपवर्तनांक किन किन पर निर्भर करता है ये बात हमें समझनी है। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक की निर्भरता। ठीक है, अपवर्तनांक की निर्भरता, अपवर्तनांक की निर्भरता। तो बच्चों अपवर्तनांक किन किन पर निर्भर करता है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो अपवर्तनांक होता है बच्चों ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अलग अलग माध्यम के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा माध्यम जो होता है ये घनत्व पर निर्भर करता है बच्चों, खींच है ना, किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। पहला हमने देखा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा, दूसरा हमने देखा घनत्व पर निर्भर करता है, और तीसरा बच्चों ये प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश के रंग पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। अपवर्तनांक की निर्भरता तो माध्यम की प्रकृति पर, घनत्व और प्रकाश के रंग पर ये निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको यहाँ पर मैं बता दूं, हमने देखा कि जो अपवर्तनांक होता है ये प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। ठीक है,
इसलिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि जो बैंगनी रंग होता है, ठीक है, बैंगनी रंग, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक जो होगा, बैंगनी रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा यह अधिक होता है। कैसा होता है बच्चों? अधिक होगा, ठीक है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा, जबकि लाल रंग के लिए, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए अपन कह सकते हैं जो अपवर्तनांक होगा बच्चों ये क्या होता है? कम होता है, ठीक है, कम होता है। तो ये बात आपको याद रखनी बच्चों कि किस रंग के लिए अपवर्तनांक, किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है और किस रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कम होता है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक अधिक होगा और लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों? कम होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अपवर्तनांक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।